देखो, फंक्शन का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और फंक्शन को कुछ इस लैंग्वेज से में समझाएंगे आपको कि बहुत ही आसान हो जाएगा। बस एक बात बोलेंगे और आप समझ जाइएगा कि ये फंक्शन होगा कि नहीं। और वो बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट, मतलब क्या कह सकते हैं, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। फंक्शन में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो फंक्शन है वो होगा कि नहीं। ठीक है ना, ये फंक्शन होगा कि नहीं, लेकिन एक बात जब होगी तो आपको पता चल जाएगी कि वो फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास एक इनपुट है, एक क्या है, इनपुट है, और एक आउटपुट है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर ही होता है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर होता है तो तुम x का वैल्यू डालते हो 1, तो y का वैल्यू तुरंत वो क्या 1 का स्क्वायर देता है, 1 आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि x का वैल्यू तुम 2 डालो, ये x का बॉक्स है, ये y का बॉक्स है मान लो, तो x बराबर 2 डालोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, 2 दूना के 4 देगा। फिर अगर मान लो x बराबर 3 पुट कर रहे हो तो ये y बराबर 9 देगा। यानी कि आप x का वैल्यू को कुछ पुट करोगे तो वो फंक्शन जो होगा वो एक मशीन है जिसके अंदर कुछ इनपुट डाला जाएगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़ को जनरेट करके आपको दे देगा। जैसे हम बोले कि x बराबर उस मशीन में 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर करके देगा। माने ये मशीन ऐसा है जो स्क्वायर करके नंबरों को दे रहा है। आप कुछ भी डालिए, आप 10 डालिए, उसको 100 करके दे देगा वो। तो फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें हर एक इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, और यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। एक से अधिक आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। एक से अधिक आउटपुट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपके घर में स्विच लगा हुआ है, मान को चलो, एक स्विच है फैन का, एक स्विच है लाइन का, एक स्विच है तुम्हारा कह सकते हो रेफ्रिजरेटर का, एक स्विच है एसी का, ठीक है ना, एक स्विच है एसी का। अब इससे जो तुम्हारा ये जो स्विच है, ये तो स्विच हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा फंक्शन हो गया। तो फंक्शन का मतलब हो गया कि आपका ये पूरा फैन है। आप इसको ऐसे समझो, ऐसे जैसे मान लो कि एक स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 2 है, स्विच नंबर 3 है, स्विच नंबर 4 है, और यहाँ पे आपका क्या हो, फैन है, लाइट है, और ये आपका रेफ्रिजरेटर है, और मान लीजिए आपका ये एसी है। ठीक है ना। अब आप क्या चाहोगे? आप कभी ये चाहोगे कि अगर आप स्विच नंबर 1 को चालू करो सब चालू हो जाए? बोलो। एक गीजर भी मान लेते हैं कि एक गीजर भी तुम्हारे घर में लगा हुआ है, गीजर भी चालू हो जाए, एक बटन दबाए सब चालू हो जाए, चाहोगे? काम गड़बड़ा जाएगा ना। तुमको चाहिए फैन का हवा खाना है, लाइट नहीं जलाना है, रात में सोना है, फैन का हवा चाहिए, तुम लाइट जला दो, उसी समय रेफ्रिजरेटर भी चला दो, एसी भी चला दो, चलो एसी तो चाहिए मान के चलो, गीजर भी चला दो। तो क्या ये हम बोलेंगे कि ये फंक्शन सही काम कर रहा है? एक बटन को दबाने से हमारे पूरे घर का कहानी बदल जा रही है, तो क्या इसकी फंक्शन सही है? तो हम इसे फंक्शन नहीं बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन तभी होगा जब हम जो चीज़ के लिए उस बटन को बनाए हैं बस वही चालू हो, उसके अलावा कुछ नहीं चालू हो। ठीक है ना, उसके अलावा कुछ भी चालू नहीं हो। जैसे हम स्विच नंबर 2 के लिए अगर दबाएं, तो मान लो स्विच नंबर 2 को हम रखे हैं अपने फैन के लाइट के लिए, तो केवल लाइट जले, उससे पंखा ना चले। ठीक है ना। और यहाँ पे ये कहानी समझनी है कि कोई भी एक ऐसा स्विच जो है वो फालतू नहीं लगा रहना चाहिए घर में। क्या आप चाहोगे कि आपके घर में एक बिना मतलब का स्विच लगा हो जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो? या फिर आप ये सोचोगे कि आपके मोबाइल में 15-20 गो ऐसे बटन हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी उससे होता ही नहीं है, कुछ आउटपुट नहीं होता है? आप क्या चाहोगे कि आपके जो फ़ोन में लगा हुआ कोई भी बटन है उसके एक इनपुट से एक चीज़ हो। जैसे हम मान लो कि हम मैसेज खोले तो बस मैसेज खोले, एक आदमी को हम मैसेज करें तो ये नहीं है कि सब आदमी को मैसेज चल जाए। अब एक आदमी को हम आई लव यू लिख के भेज दिए, अब सारे ग्रुप में सबको चला जाए आई लव यू लिख के, गड़बड़ा जाएगा काम ना। तो वो मोबाइल का फंक्शनिंग जो है वो ठीक नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो वो मोबाइल का फंक्शन तभी ठीक होगा
जब वो मशीन जो है जिस चीज़ के लिए बनाया गया वो चीज़ बस आउटपुट दे, साथ ही साथ एक ही आउटपुट दे, जो भी दे एक ही आउटपुट दे, और कोई भी ऐसा बटन जो है वो फालतू नहीं लगना चाहिए। तो फंक्शन का एक मोटा मोटी आइडिया हो गया तुम्हारे पास कि फंक्शन कोई होगा तो ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हर स्विच जो है वो कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम कहेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज़ हो गई कि उस स्विच से केवल एक ही चीज़ चलना चाहिए, जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं चालू करना बस वही चालू हो, बाद बाकी चालू नहीं हो। समझ गए? जबकि अभी तक क्या हो रहा था, रिलेशन में क्या हो रहा था, रिलेशन में हम एक से सबको जोड़ रहे थे, दो से भी हम सबको जोड़ रहे थे, तीन से भी हम सबको जोड़ सकते हैं, चार से भी हम सबको जोड़ रहे थे, याद होगा तुमको, है ना। तो एक रिलेशन जो होता है ना उसका एक स्पेशल टाइप ही हमारा फंक्शन कहलाता है, जिसमें इधर वाले हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से उधर जुड़ा हुआ हो। तो ये वर्ड जो है तुमको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जस्ट हम तुमको एक चीज़ बता रहे हैं अब कि फंक्शन को कैसे पहचानोगे, ठीक है, और वो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखो, फंक्शन को समझने के लिए बस ये समझना, बहुत आसान सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे रिलेशन जो होता है, रिलेशन तो संबंध तो बहुत लोगों का हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन फंक्शन होने के लिए अगर मान लो तुमको बताना है कि अगर ये फंक्शन लिखा हुआ है A to B, फंक्शन क्या लिखा हुआ है A to B, उसी तरह से तुम देखे होगे कि तुम्हारा रिलेशन भी लिखा हुआ होता था A to B। तो उसके अंदर ऑर्डर पेयर होते थे जिसमें एक एलिमेंट A के मिलते थे और एक एलिमेंट B के होते थे, तो रिलेशन फ्रॉम A to B कहा जाता था। लेकिन फंक्शन में क्या है कि फंक्शन में तुम A वाला जो एलिमेंट है तुम्हारा, जो A to B होता है उसमें A वाला एलिमेंट है उसको तुम सन मान लेना, और इसको जो B वाले एलिमेंट को है वो फादर मान लेना। बहुत मज़ा आने वाला है। सन मान लिए किसके एलिमेंट को, A वाले एलिमेंट को, और फादर मान लिए B वाले एलिमेंट को। अब तुम इसको ऑब्जर्व करके बताओ कि क्या ये फंक्शन होगा। तो इसको ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते कैसे उसको देखो। A एक ऐसा सन है जिसके एक पिता M है, B एक ऐसा पुत्र है जिसके दो पिता हैं, एक N भी है और एक O भी है। क्या तुम्हें लग रहा है ऐसा होगा? B एक ऐसा पुत्र है, एक ऐसा बच्चा है जिसके दो पिता हैं, M भी है और O भी है, N भी है और O भी है। ऐसा हो सकता है? अरे बोलो। अरे एक ऐसा बच्चा जिसके दो पिता, हो सकता है? आदित्य, तो ये फंक्शन है कि नहीं है? दिस इज नॉट अ फंक्शन। बस ये बहुत ज़्यादा आसान है चीज़ समझना। अब यहाँ पे बताओ, ये ऐसे ही बस इतना से ही हम ऑब्जर्व कर लिए कि फंक्शन नहीं होगा। अब ऐसे स्विच वाला बटन से देखो कि एक ऐसा स्विच है जिससे N भी चल रहा है, O भी चल रहा है, तो ये गड़बड़ है। तो वो स्विच वाली कहानी से जल्दी समझ में नहीं आता। यहाँ से पकड़ लेते हो आप कि अगर एक बच्चा, हम A वाले एलिमेंट को मान ले कि हर एक सन है, हर एक एलिमेंट एक बच्चा है, तो उस बच्चे का एक पिता होने चाहिए, केवल दो पिता नहीं हो सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पे आते हैं, X वाले एलिमेंट को, A वाले एलिमेंट को सन मानेंगे और B वाले एलिमेंट को फादर मानेंगे। L1 बच्चा का एक पिता K1 है, L2 बच्चा का एक पिता K2 है और L3 बच्चा का एक पिता K3 है, और L4 एक ऐसा बच्चा है जिसके कोई पिता नहीं है। क्या ये भी दुनिया में आएगा कैसे? ये जो L4 बच्चा है वो दुनिया में आएगा कैसे? उसके पिता होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन में आपको इस तरह से इसको बताया जाएगा कि A के अंदर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जो किसी न किसी से उधर जुड़ा ना हो। अगर उधर किसी न किसी से जुड़ा हुआ होगा तभी वो फंक्शन हो सकता है। यानी कि A का सारा एलिमेंट उधर जुड़ा होना चाहिए। उसका यही लॉजिक है कि एक ऐसा बच्चा मिल गया हमको जिसका पिता है ही नहीं,
तो ऐसा दुनिया में थोड़ी हो सकता है। तो ये भी फंक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, क्या ये संभव है? L1 बच्चा है जो है, हम हमेशा बोलते हैं ए को मान लो सन और बी को मान लो फादर। L1 बच्चा है, इसके एक पिता Y1 है, L2 बच्चा है, उनका भी एक ही पिता Y1 है। ऐसा संभव है? दो बच्चा जिसके एक ही पिता हो सकता है। दो बच्चा रमेश और महेश हो सकते हैं जिनके एक ही पिता क्या हो? गणेश हो। अब L3 एक बच्चा है जिसके एक पिता Y3 है, ठीक है। L4 एक बच्चा है जिसके एक पिता Y4 है, वो भी ठीक है। और Y2 एक ऐसा पिता है जो किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी दुनिया में फादर एग्जिस्ट कर रहे हो जिनके कोई भी औलाद नहीं हो, कोई भी बच्चा नहीं हो। तो ये जो है पूरी तरह से फंक्शन के नियम का पालन करता है। तो अगर सन फादर वाला से आप समझ लो फंक्शन को, तो फंक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है कि आप एक्स वाले एलिमेंट को, ए वाले एलिमेंट को आप एक्स सन मान लो और बी वाले एलिमेंट को आप फादर मान लो। और आप ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि एक पुत्र का एक ही पिता होगा। ये हो सकता है कि 3 ऐसे पुत्र हों जिनके एक ही पिता हो, वो चल सकता है। लेकिन एक पुत्र ऐसा नहीं हो सकता है जिनके 3 पिता हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि एक ऐसा सन भी नहीं हो सकता है जिसके कोई पिता ही नहीं हो। हाँ, अब ये चीज़ हो सकता है रिलेशन में। अब रिलेशन में कैसे हो सकता है? जैसे कि बड़े पापा को, चचा को, है ना, बड़े पापा को और चचा को भी पापा का ही दर्जा दिया जाता है, पापा ही बोला जाता है। या फिर मौसी का जो भाई है उसको भी उसका बेटा ही माना जाता है। तो रिलेशन में ये चीज़ें संभव है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिलेशन जो है ना वो बड़ा चीज़ है। रिलेशन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन फंक्शन में ये चीज़ नहीं हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ को अगर हम बोले कि एक पिता के दो पुत्र, एक पुत्र के दो पिता, ये रिलेशन में संभव है लेकिन फंक्शन में संभव नहीं है। तो क्या फंक्शन वाली कहानी रिलेशन से मैच करेगी कि नहीं करेगी? जितने भी फंक्शन है वो रिलेशन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन क्या हर एक रिलेशन फंक्शन होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए बोला गया कि अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट जुड़ना चाहिए और यूनिक से जुड़ना चाहिए। एक का जुड़ाव दो गो से नहीं होना चाहिए। एक का जुड़ाव दो गो से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पुत्र के दो पिता हो जाएंगे और वो दिक्कत हो जाएगी। समझ गए बात को ना? बस अब डेफिनेशन वगैरह लिख लो। अब ये जो है प्यारा सा डेफिनेशन है आपका, वो लिख लीजिए। और एक डेफिनेशन को एक बार हम पढ़ के आपको समझा भी देते हैं, जो अभी हम लोग समझे हैं उसको इस लैंग्वेज में भी समझ लीजिए। कह रहा है कि अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, है ना। अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है आपके पास और एक सेट बी है आपके पास। इसके अंदर मान लीजिए ए बी सी है और इसके अंदर मान लीजिए आपका K1 K2 K3 है। तो कह रहा है कि अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, माने सेट ए का एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। माने एवरी एलिमेंट का एक और केवल एक ही इमेज मिलना चाहिए बी में। एक ही इमेज का मतलब हुआ कि एक ही इमेज मतलब पिता मान सकते हो। बताए थे आपको कि एक का एक ही इमेज है, एक ही पिता है। इस बी के भी एक ही पिता है और सी के भी एक ही पिता है। एक ही यूनिक इमेज मिलना चाहिए, तो ये फंक्शन होगा। और कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं मिलना चाहिए हमें जिसके फादर नहीं हो। इसीलिए बोला कि एवरी एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये दिमाग में, उधर खाली रह सकता है, इधर वाले में एक आध वो एक्स्ट्रा बच सकता है। जैसे मान लो कि हम एक K3 K4 बना दिए तो ऐसा बच सकता है, क्योंकि ये फादर है। ये क्या है? फादर है और ये आपका सन है।
तो ऐसा पिता बच सकता है जिसके कोई औलाद नहीं हो, लेकिन ऐसा औलाद नहीं बच सकता है, ऐसा बच्चा नहीं हो सकता है जो हमारे बच सकते हैं। तो ये रिलेशन में संभव है, रिलेशन में संभव है कि एक ऐसा बच्चा हो जिसके कोई पिता नहीं हो, लेकिन फंक्शन में संभव नहीं है। और आपको मालूम भी होगा कि रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो A क्रॉस B तो पूरा रिलेशन हो गया, जो भी पॉसिबल है, जब जिसमें बाप बेटा कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिलेशन लिखा जाता है वो एक सबसेट होता है हमारा A क्रॉस B का। तो जब वो A क्रॉस B का सबसेट होता है तो उसमें हम एक ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं, एक ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं जिसमें हम डोमेन में A सेट के अंदर तो कोई बच्चा रखे लेकिन उसको रिलेशन में ना रखें, ये हो सकता है। लेकिन फंक्शन में ऐसा आप नहीं रख सकते हो। फंक्शन में यही होता है कि A सेट का एवरी एलिमेंट जुड़ा होगा ही। इसीलिए यही से कॉन्सेप्ट आया कि फंक्शन वाला क्वेश्चन में जब हम डोमेन की बात करते हैं, रिलेशन वाला में नहीं, रिलेशन वाला में डोमेन अलग चीज़ होता है। याद होगा आपको कि रिलेशन वाला में हम डोमेन क्या बताए थे कि कोई भी रिलेशन लिखा हुआ हो तो उसमें जो ऑर्डर माने जो जुड़ा होगा ना उसी को बोलेंगे। वैसे एक बार और बता देते हैं इसको। लेकिन फंक्शन में क्या होगा कि इसका हर एक एलिमेंट जुड़ा ही होगा B से। तो जब इसका हर एक एलिमेंट B से जुड़ा हुआ होगा तो निश्चित रूप से डोमेन जो होगा वो पूरा सेट A कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक देते हैं, ये डेफिनेशन आप प्रिंट कर लीजिए पूरा। देखिए ऊपर एक हम सेट A लिखे हैं और सेट B लिखे हैं। आई दोनों सेट के हेल्प से एक रिलेशन लिखे हैं। तो रिलेशन में क्या होता है कि जो A क्रॉस B आता है ना, A क्रॉस B उसका सबसेट होता है रिलेशन। मतलब A क्रॉस B में तुम समझ ही रहे हो, एक बार महसूस करा देते हैं कि A क्रॉस B में क्या आएगा, 1,2, 1,6, 1,8, 2,2, 2,6, 2,8, 3,2, 3,6, 3,8, 4,2, 4,6, 4,8, 5,2, 5,6, 5,8। वो पूरा कंप्लीट बन गया A क्रॉस B। उस A क्रॉस B सेट के अंदर एक सबसेट है कि नहीं, ये वाला 1, 2 इसमें आएगा कि नहीं, 1, 2 आएगा, 5, 6 तो 5, 6 भी आएगा, 7, 8 नहीं आएगा तो इसमें 7 लिख लो, एक 7 लिख लो। अब 7, 8 भी आ गया तो उसका सबसेट है। अब अगर ये रिलेशन है तो इसमें अगर हम इस रिलेशन में अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा बताओ। तो डोमेन जो है वो पूरा सेट A को नहीं बोल सकते यहाँ पे। इस समय डोमेन हम बोलते हैं कि केवल जो जुड़ा हुआ होता है इसका फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन वाला ऑर्डर पेयर का, A क्रॉस B वाला ऑर्डर पेयर का नहीं। मतलब डोमेन में 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। लेकिन जो फंक्शन है उसमें एवरी एलिमेंट का जुड़ाव जरूरी है। और एवरी एलिमेंट अगर जुड़ा नहीं रहेगा तो ये बोला जाएगा कि एक ऐसे पुत्र भी हमारे दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके पिता नहीं हैं। तो यही कारण है कि अगर A सेट का पूरा एलिमेंट ही जुड़ा हो तो जो रिलेशन जो है, जब ये R की जगह पे हम F लिखते हैं, यही रिलेशन फंक्शन में बदल जाता है। तो अब R की जगह पे अगर F लिखते हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ A जो है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए किसी न किसी B के एलिमेंट से, और वो भी यूनिकनेस होना चाहिए। तो इसीलिए उस समय जो है, उस समय भी जो भी फंक्शन लिखा रहेगा उसके फर्स्ट एलिमेंट को ही हम बोलेंगे डोमेन। लेकिन फ़र्क बस इतना ही होगा कि वो फंक्शन होगा तो उसका एवरी एलिमेंट जुड़ा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एलिमेंट बच जाए। तो इसीलिए डायरेक्ट हम बोल देंगे कि सेट A का जो लिखा हुआ नंबर है वो हमारे फंक्शन का डोमेन है। समझ गए? तो अब ये डेफिनेशन लिखा गया था। दूसरी भाषा में एक और डेफिनेशन लिखवाया गया है कि अ फंक्शन f इज रिलेशन फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट A टू अ नॉन इम्पटी सेट B। क्यों नॉन इम्पटी बोला गया? क्योंकि इसमें कोई बच्चा रहेगा ही नहीं, इसमें कोई फादर रहेगा ही नहीं, तो फंक्शन कैसे बात करेंगे? फंक्शन की बात तभी ना करेंगे जब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। तो इसीलिए बोला गया कि अ फंक्शन f इज रिलेशन फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट A टू अ नॉन इम्पटी सेट B सच दैट का मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि डोमेन ऑफ F इज A, जो F का डोमेन है जैसे कि A है वो, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन F हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। इन्होंने बोला
कि जो भी रिलेशन में या जो भी फंक्शन में आप ऑर्डर पेयर लिखते हो, उस ऑर्डर पेयर में पूरा का पूरा डोमेन यूज होना चाहिए, पूरा का पूरा डोमेन यूज होना चाहिए। बोला है ना कि डोमेन ऑफ एफ इज ए, माने पूरा जो डोमेन है वो होना चाहिए। अब डोमेन कब होगा? जब डोमेन कब होगा, क्या बताया गया था? डोमेन कब होता है? जब वो किसी न किसी से जुड़ा हुआ हो। तो जिससे जुड़ा है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं। तो इसीलिए इसने बोला कि उसमें डोमेन का हर एक एलिमेंट होगा, डोमेन होगा एक का पूरा एलिमेंट। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, कोई दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर नहीं मिलना चाहिए जिसमें कि एफ हैव द फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम हो जाए, पहला एलिमेंट सेम हो जाए। क्यों पहला एलिमेंट को बोला? क्योंकि पहला एलिमेंट सन का है, पहला एलिमेंट सन का है। अब अगर हम इस ऑर्डर पेयर के अंदर एक और 3 भी लिख दें, 1 और 3 भी लिख दें, तो ये डिफरेंट हो गया, क्योंकि 1 के बाद 2 था, अब 1 के बाद 3 हो गया, तो ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर हो गए। अब अगर ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर हो गए इस सेट के अंदर, तो तुम ये ना कह सकते हो कि एक ऐसा बच्चा है जो 2 से भी जुड़ा हुआ था और 3 से भी जुड़ा हुआ था। तो एक ऐसा बच्चा जो है वो 2 और 3 से कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि सन ये तो फादर है ना। तो एक ऐसा बच्चा जिसके एक ही 2 पिता हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इन्होंने यही बोला कि एफ के अंदर कोई 2 गो ऑर्डर पेयर नहीं आना चाहिए, डिफरेंट, अलग अलग, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए। इन्होंने सेकेंड एलिमेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, सेकेंड एलिमेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। सेकेंड एलिमेंट फादर है, ऐसे पिता हो सकते हैं जिनके 2 पुत्र हो सकते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 1 5 भी एग्जिस्ट कर सकता है और 2 5 भी एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? तो हम कहेंगे जो है 5 तो एक ही है इधर की तरफ से, और इधर 1 भी है और 2 भी है, तो 5 का जुड़ाव 1 से भी हुआ है और 5 का जुड़ाव 2 से भी हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र हैं, संभव है। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर देता है सन और फादर वाला कहानी जो है, कि ए सेट को सन मानो, बी सेट को फादर। और ये पूरी तरह से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें जो इस रिलेशन से होल्ड नहीं करता हो। तो आई होप कि ये बहुत बढ़िया से समझा दिए तुम्हें। अब जो है क्वेश्चन नहीं फंसेंगे तुम्हारे। एक आध और पॉइंट, हाँ एक और बात है, छोटी बात है, बता देते हैं। अब देखिए ये कहानी जो है वो इमेज और प्री इमेज की है। तो एक वर्ड है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे हम 2 जो है, 2 केवल 2, उसको हम बोलेंगे कि 2 जो है ना वो इमेज ऑफ 1 है। इमेज ऑफ क्या है? 1 है। और जो हम 7 है ना, 7, उसको हम क्या बोलेंगे? 7 किससे जुड़ा है? 3 से, तो हम बोलेंगे कि ये इमेज ऑफ 3 है। उसी तरह से अगर हमको बोलना होगा कि 8 क्या है, तो 8 को बोलेंगे कि ये इमेज ऑफ 2 है। और उसी तरह से 4 को बोलना होगा तो क्या बोलेंगे कि ये इमेज ऑफ 9 है। सॉरी 4 को नहीं, 9 को दूसरे वाले को बोलते हैं, पहले वाले का इमेज है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1 2 3 4 को क्या बोलेंगे? तो 1 2 3 4 को तो डोमेन भी बोलते हैं, साथ ही साथ ये जो 1 है उसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज ऑफ 2, प्री इमेज ऑफ 2। फिर अगर मान लीजिए कि ये 7 है, तो 7 को हम बोलते हैं कि 7 जो है वो 3 का प्री इमेज है। तो ये वर्ड है केवल आपका, ये वर्ड को आप याद रखिएगा। प्री इमेज ऑफ 7 जो है वो 3 का है। उसी तरह से आपका कितना 3 हो गया, और आपका क्या हो गया, सॉरी ये गलती लिख दिए, ये 2 होगा 2, क्योंकि x वाले एलिमेंट को बोलते हैं ना। तो 2 इज अ प्री इमेज ऑफ 8, 2 इज अ प्री इमेज ऑफ 8, सॉरी। अब जो एक 3 है और क्या है आपका, चलिए अब 3 जो है, 3 को क्या कहेंगे हम लोग? प्री इमेज ऑफ 7। उसी तरह से जो 4 है वो प्री इमेज ऑफ 9 कहलाएगा। मतलब ये याद रखना केवल कि जो बी सेट के एलिमेंट होते हैं वो इमेज होते हैं इधर के किसी न किसी एलिमेंट के, जिससे जुड़ा होगा उसका इमेज कहलाएगा। और इधर वाले एलिमेंट को बोला जाता है प्री इमेज। किसका?
तो बी सेट के किसी न किसी एलिमेंट का। ठीक है ना। तो ये दो वर्ड्स थे, वो भी क्लियर हो गया आपका। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना। क्लास 11th के लिए फंक्शन का बस यही पार्ट है। ठीक है ना। डोमेन रेंज हम लोग निकालने सीखते हैं, वैसे सीखेंगे भी, लेकिन क्लास 11th वाले फंक्शन में बस इतना ही है। और क्लास 12th का भी एक फंक्शन चैप्टर होगा जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से हम लोग फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में लोग देखते हैं ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शन।